Hello, good morning everybody. At the concern of the Unit 2 solution, today we have to discuss about the colligative property part 2. Yesterday we have already discussed about the two colligative properties, and that was the vapor pressure and the elevation in boiling point. Now today the third colligative property, that is the diffusion in a freezing point. Diffusion in a freezing point. Diffusion in a freezing point. It is the third colligative property of the solution. Now, what is the freezing point? Freezing point. The temperature at which the solid and liquid are in equilibrium state, right? So when the solid and liquid both are in the equilibrium state at that temperature, so the temperature is called as the freezing point. Secondly, it can be described in this way. वह ताप जिस पर ठोस और द्रव का वाष्प दाब बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ ये कहा गया है, अब इसको हमने वेपर प्रेशर से लिंक कर दिया। सो दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड आर सेम। So there are the two phases, liquid and solid. Both are in the equilibrium condition. So at the constant pressure, where the vapor pressure of both the phases are same, that temperature is known as freezing point. So non-volatile, non-electrolyte substance. There are two types of this substance, non-volatile and volatile. Just we are preparing a solution in which the solute is non-volatile. The solute is in liquid phase and the solute is in the solid phase, and that solid is non-volatile. वो अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील पदार्थों का जो विलयन है उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करेंगे, ये इसका मीनिंग होगा। तो देखिए इसमें ये होता है कि जैसे ही हम किसी विलायक में, सॉल्वेंट में, वो प्योर सॉल्वेंट, उसमें जब सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो सॉल्वेंट इम्प्योर हो जाता है, एंड दैट इम्प्योर सॉल्यूशन लिक्विड इज नॉन एज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट को डीनेचर करता है, सॉल्वेंट में जो है वो इफेक्ट डेवलप करता है। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है उनके जाने से वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन व्हेन वी मिक्स द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ऐसा विलयन कम ताप पर ही जमा हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिफर्जन क्रिएट हुआ। इस कारण हुआ इम्प्योरिटी के कारण। इम्प्योरिटी कौन बना? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में वो T0F। ये T0F जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द TF, so that TF is in the solution। ये हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और जो अशुद्ध विलायक है उसका कम होता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इसलिए हमने इसको बोल दिया डिवर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा। तो इसमें ये जो डेल्टा है दैट इज द डिफरेंस टी डेल्टा टी है
that will equalize to the TUF minus TF. So it is always greater than that of the solution. So it is the dispersion in freezing point. ये हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिफर्जन हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि ये जो डेल्टा TF है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा P, सॉरी ये डेल्टा P जो होता है ये हमारे वाष्प दाब में अवनमन हुआ। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन हुआ, हिमांक अवनमन हिंदी में से बोलेंगे हिमांक अवनमन, और ये वाष्प दाब में अवनमन। तो हिमांक अवनमन जो होता है वो वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P जो है इज इक्वल टू KF डेल्टा PF। अब ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बन गया, स्थिरांक हो गया फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट डेल्टा TF। अब ये जो KF है अगर हम इस सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तनु वेरिएंट में हमारा हेनरी लॉ, तो उस कंडीशन में ये बताएंगे कि ये जो डेल्टा TF है डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB, और XB क्या है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, एंड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द नॉन वोलेटाइल। तो ये नॉन वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन हो गया डेल्टा TF। तो इसमें इस XB की वैल्यू को आप पुट अप करें, here it is the XB, so the XB already we have to know about the WB upon NB upon WA upon MA into WB upon MB। तो ये इनके एडिशन में बना, ये XB का मोल फ्रैक्शन बना। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है इसमें ये जो पोर्शन होता है एट द डाइल्यूट कंडीशन ये नेग्लिजिबल होता है, एट द डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में WB अपॉन MB इज वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन MA, ये इसके तुलना में कम हो गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बढ़ जाएगी कि XB इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। अब ये रहेगा हमारे पास। अब इसकी इस इक्वेशन को आप इसे पुट अप कर दीजिए, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसमें डेल्टा TF में वी कैन राइट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF the freezing point constant, KF is the freezing point constant, WB upon MB into MA upon WA। ये इक्वेशन बन रही है। तो इससे हमने डिफर्जन और फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। और इसी में अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप मोलरिटी को निकालिए, अर्थात सॉरी ये MB का मान निकालो, तो MB इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इस MB को कैसे आप लिख सकते हैं WB अपॉन MA, ठीक है, WB अपॉन MA इंटू KF अपॉन डेल्टा TF, डेल्टा TF। तो ये MB का कैलकुलेशन इससे हम कर सकते हैं। अब MB जो है वो मोल वेट हो गया, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डिफर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन के द्वारा किसी अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार की गणना की जा सकती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड किसके हो गई MB पे, अर्थात अणुभार पे। और अणुभार जो होता है वो दिए गए भार को जब अणुभार से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मोल फ्रैक्शन बन जाता है ये XB। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये XB के समानुपाती हो गया। तो जैसे जैसे XB बढ़ेगा तो डिफर्जेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ये भी साथ साथ में इंक्रीज होगा।
अब इसी को अगर हम मोलिडिटी के रूप में लिखना चाहें KF, तो KF की कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो वो भी इससे की जा सकती है कि डेल्टा H वेपोराइजेशन बिकॉज इट इज थर्मल एक्टिविटी RTF RTF स्क्वायर अपॉन द 1000। तो इसके द्वारा हम इस फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को भी पता लगा सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इससे पता लगाया जा सकता है और ये जो कैलकुलेशन है ये मोल के अंदर हो गया क्योंकि पर 1000 हम ले गए हैं, तो ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और वॉन टॉप में इसकी स्टडी जो है वो इसमें धन्यवाद की कड़ी है। और ये जो डेल्टा HF है ये हमारी एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन है, विलयन का जो वाष्प है ना वो ये होता है। अब देखिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। आपने देखा होगा कि जो ये क्या कहते हैं बाजार में जो मटका कुल्फी है, तो मटका कुल्फी के अंदर आपने देखा होगा कि वो बर्फ के अंदर जो है वो नमक मिलाता है, नमक के बड़े बड़े ढेले उसके अंदर मिलाया जाता है। होता क्या है कि जैसे ही बर्फ पिघल के द्रव अवस्था में आएगा तो ये जो नमक है, नमक जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या करेगा कि उस समय उस पिघले हुए जल के वो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होना है उसमें ये कमी ला देता है। और उसमें कमी होने का मतलब हो गया कि डिफर्जन होना। तो नमक के द्वारा उस बर्फ के गलनांक को कम कर दिया, अर्थात अब वो काफी देर तक बर्फ बना रहेगा। वो बार बार जो है ना बर्फ नहीं डालता, वो सुबह जब घर से निकलता है ना कुल्फी बना के, तो उसी समय के वो बर्फ और वो अपने नमक लेके निकलता है और वो दिन भर रहता है, लेकिन बर्फ उसके अंदर काफी समय तक बना रहता है। तो कारण क्या हुआ कि अशुद्धि मिलाने से ठोसों के गलनांक में कमी आ गई। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन बनना था, मतलब जब बर्फ मिलेगा तो वो विलयन बनेगा, तो सॉल्यूशन का डिफर्जन हो गया, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में हिमांक के अंदर अवनमन हो गया। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिफर्जन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम नेक्स्ट लेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो विसरण हिंदी में जिसे बोलते हैं हम, ये नेक्स्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो डिफर्जन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट हो गया हमारा डिफ्यूजन। नंबर 4 डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो वास्तव में है क्या, ये एक गैसियस प्रॉपर्टी है। तो गैसें क्या करती है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन उनका फ्लो होता है, गैसों का प्रवाह होता है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों के प्रवाह को हम डिफ्यूजन या इसको बोलते हैं विसरण, इसको हम विसरण कहते हैं। तो विसरण जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे देखिए आपने एक बीकर के अंदर जो है वो पहले पानी लिया, जल भर लिया उसको आधा, उसके बाद उसमें आप कैमेरोफोर को डालेंगे। कैमेरोफोर का कलर आपको सभी को पता है, हमने जैसे पहले ये जल ले लिया इसमें H2O। अब इस H2O के अंदर जो है आप कुछ पार्टिकल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपका वॉयलेट कलर का हो जाएगा, ये वॉयलेट होगा। तो वॉयलेट कलर अपेयर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी कैमेरोफोर इन वाटर। तो जल के अंदर कैमेरोफोर की उपस्थिति से ही ऐसा हुआ है। अब ये हुआ कैसे, तो इसको क्या बोला जाएगा कि कैमेरोफोर के जो सूक्ष्म कण हैं वो जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसमें उनका विसरण हो गया, कैमेरोफोर का विसरण जल में हो गया। इसको ऐसे समझा जाएगा। और पूरा पानी जो आपका वो वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो हमने ठोस पदार्थ लिया कैमेरोफोर, और ये जो कैमेरोफोर है वो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल को हमने मिक्सअप करके और उसका विसरण किया। मिक्सिंग को यहाँ पे हम विसरण के नाम से जानेंगे। तो ये विसरण के बारे में।
अब अगली स्थिति में आप देखिए मिश्रण जो है वो वैसे तो गैसेस प्रॉपर्टी है, अधिकांश गैसेस स्ट्रिक्टली पढ़ी जाती है, लेकिन इसको हम कुछ केसेस में विलयन अवस्था में भी इसको हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नंबर 5, ये 5वां ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसे हम बोलते हैं परासरण। ये परासरण, तो परासरण क्रिया, परासरण भाव, ठीक है, और ये होता आपका परासरण भाव। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण क्रिया, परासरण भाव। अब पहले तो ये ऑस्मोसिस होता क्या है, देखिए ये भी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, एक विलयन का गुण है। तो विलयन में क्या होता है कि अगर दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए, सेपरेशन के लिए आपको यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या लेनी पड़ेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, वो एक अर्ध परागम्य झिल्ली का काम करती है, वो नेचुरल है। तो आप किसी अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा उन दोनों विलयनों को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस विलयन की सांद्रता जो है वो ज्यादा होगी, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ठोस के कणों, सॉरी विलायक के कणों का आवागमन हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुने, उच्च सांद्रता, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। सो द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस का मतलब होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं। हमने क्या किया, ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आप पहले ये पानी भर लीजिए H2O, फिर एक आप लीजिए थिसिल फनल, ये हमारी थिसिल फनल हो गई। इस थिसिल फनल के इस सिरे को हम एक मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ना वो कर देते हैं, ये हमारी SPM, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का SPM, इसको SPM से भी हम जानते हैं। तो आपने क्या किया, थिसिल फनल का मतलब वो निचला हिस्सा जो उसका माउथ होता है, उसको SPM से आपने उसको जोड़ दिया, SPM से उसको ढक दिया, ब्लॉक कर दिया। अब इसमें आपने शुगर सॉल्यूशन भर लीजिए। ये हमारा किसका विज्ञान है, शुगर, ये शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन को इसमें आप ऊपर से डालिए, ये इतना डालिए कि मेम्ब्रेन है ना उसको सहन कर सके, ज्यादा डालेंगे तो मेम्ब्रेन फट जाएगी। तो इसमें शुगर सॉल्यूशन जो उसमें डाल दीजिए, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, मतलब पानी इसके नीचे नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है, ये ना। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद में 5 मिनट 10 मिनट आप बाद में जब देखेंगे तो इसका जो लेवल है वो आप पहले नोट कर लीजिए। हमारा पहले नोट A पे था, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन था, और 5-10 मिनट में आप देखेंगे कि ये B पे आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो जाता है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। आयतन में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि H2O, ठीक है, ये हमारा उच्च सांद्रता है, H2O की क्या उच्च, और यहाँ पे H2O क्या है, कम है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे जल की मात्रा कम है, ये हमारा शुद्ध जल है, तो जल की सांद्रता ज्यादा कहाँ हुई, क्या हुई, तो ये विलायक बन गया, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, हमारा सॉल्यूशन है ना वो लोअर कंसंट्रेशन का, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो इसमें अंदर की तरफ जाएंगे, और ये आवागमन अर्थात विलायक के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है, ये कहलाता है आपके परासरण क्रिया। तो शुगर सॉल्यूशन के लेवल में इंक्रीजमेंट होना इस बात को सिद्ध करता है कि विलायक के कणों का
ये अर्धपरागण में झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर आवागमन हुआ है, इसको परासरण क्रिया कहते हैं। अब परासरण दाब क्या होगा, तो परासरण दाब के लिए अलग से उपकरण आपको बताना पड़ेगा, और इस उपकरण में जो है कि आपको आर्टिफिशियल जो है वो मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी। ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है, इसको हम फिनॉल, ये एसपीएम जो है ना, वो फिनॉल या इसमें आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6, तो इसके द्वारा आर्टिफिशियल एसपीएम बनाई जाएगी, और वो काफी कठोर होती है और हार्ड होती है, इसलिए वो सॉल्यूशन के वेट को काफी सहन कर लेती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें दो अलग अलग पार्ट आपका सॉल्यूशन का बना लीजिए, ठीक है, और मध्य में आपकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी एसपीएम है, और ये दो अलग अलग सॉल्यूशन हो गए। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन हमारा 1 कहलाएगा, और ये सॉल्यूशन 2 हो गया, और दोनों की सांद्रता जो है वो अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर अलग पिस्टन रख देता है। ये रबर जो पिस्टन जो है इस U2 के ऊपर आप लगा दीजिए, ये हमारे पिस्टन हो गए। अब इस पिस्टन पे आप धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाएंगे। पहले क्या होगा, पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले सॉल्यूशन को इसमें रखना है, दोनों का वॉल्यूम बराबर। आप थोड़ी देर बाद देखिए कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लोअर है तो हायर से वो लोअर की तरफ चला जाएगा, तो उसका लेवल बढ़ेगा। मान लीजिए इसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो इसका लेवल ऊंचा होगा, इसका लेवल नीचा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही लेवल ऊंचा उठे तो इसमें कुछ वेट रख देना है। तो वेट इतना रखना है कि दोनों का लेवल एक समान हो जाए। तो जब ये स्थिरता आ जाएगी, इनमें स्तर में ऊंचा नीचा कम होने लगेगा, तो उस कंडीशन में ये जो दाब आपने यहाँ पे लगाया है, इस दाब को भी यहाँ पर परासरण दाब कहा जाएगा। तो परासरण दाब है जो विलयन में परासरण क्रिया को रोकता है, अर्थात उतना ऑस्मोसिस नहीं हो पाएंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि दाब विलयन का बढ़ चुका है। ये परासरण दाब कहलाता है। तो वॉन ड्रॉप ने कहा कि इस परासरण दाब के बारे में भिन्न विलयनों का अध्ययन किया है। तो उसने ये बताया कि निश्चित दाब पर परासरण दाब जो पाई है, इसको पाई से डिनोट करते हैं परासरण दाब को। ये परासरण दाब की कैलकुलेशन आप कैसे करें, तो इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। इसको पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो विलयन की जो सांद्रता है वो परासरण दाब के समानुपाती, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। उसके बाद देखिए ये जो टेम्परेचर है ये भी इसके समानुपाती होगा, अर्थात जो पाई है हमारा वो प्रोपोर्शनल टू द टी। जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते चले जाएंगे तो परासरण क्रिया भी बढ़ेगी। तो ये जो पाई है हमारा, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अब दोनों का आप जो है इनको इंतजार कांस्टेंट में ले आएंगे, तो ये सी के बारे में और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब 1/v क्या है, डाइल्यूट, क्योंकि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो अब हमारा पाई इसके बराबर हो गया, प्रोपोर्शनल टू T/v के हो गया। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो पाई v है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टी। एस यहाँ पे परासरण कांस्टेंट हो जाएगा। इसको यो लिखिए, पाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वी। और समीकरण ऐसे बन गई, पी वी इज इक्वल टू एस। देखिए लगभग उसी तरह से हो गई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमारी समीकरण में गैस आ गई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम यहाँ पर इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। अब यहाँ पे एस जो है वो कांस्टेंट हो गया, ये परासरण कांस्टेंट है एन एस टी। तो इसको क्योंकि ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम अब पाई को इस तरह से लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी एस पी। और ये जो एन अपॉन वी है ये क्या चीज है, ये हमारा एक्स वी है। एक्स वी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट को कैसे लिखा जा सकता है कि पाई इज इक्वल टू, आप इसको ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
ST। तो अब आप NB की कैलकुलेशन करो, तो NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB बराबर आपके हो गया WB अपॉन पाई B डॉट ST। तो इस तरह से पराशरण दाब अगर मालूम है और टेम्परेचर पता है और इसकी सांद्रता पता है, तो अब हम इसके विलयन में से अणुभार को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस क्रिया क्या होती है और पराशरण दाब क्या है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। ये सब अणुभार के द्वारा इसका गणना की जा सकती है। दैट्स ऑल।